पहले पेटीएम, फिर आईएफएल और अब जेएम फाइनेंशियल। रिजर्व बैंक की तरफ से उन सभी कंपनियों पर सख्ती की जा रही है जिनको लेकर केवाईसी नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। ताजा मामला जेएम फाइनेंशियल का है। रिजर्व बैंक ने कंपनी पर शेयर्स और डिबेंचर्स के बदले कर्ज देने पर तुरंत रोक लगा दी है। साथ ही आईपीओ निवेश को फाइनेंस करने पर भी रोक लगाई गई है। रिजर्व बैंक को जेएम फाइनेंशियल की कर्ज प्रक्रिया में कुछ गंभीर खामियां मिली हैं, जिसके बाद उस पर यह कार्रवाई हुई है। रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई के बाद बुधवार को शेयर बाजार में कंपनी के शेयर में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। अंजुमा जी, ये जेएम फाइनेंशियल कर क्या रही थी? मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि हम लोग इससे पहले विस्तार से चर्चा कर चुके थे कि आईपीओ मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे नियामक असहज हैं। सेबी ने खुलकर ये बात कही थी कि आईपीओ मार्केट में बबल बन रहा है। बाकी भी रेगुलेटर्स की निगाह इस पर बनी हुई थी और आज उस पूरे बबल का एक सूत्र जेएम फाइनेंशियल के पास से मिला। पूरा बबल तो अभी नहीं पता है कि क्या क्या और है, पर एक महत्वपूर्ण सूत्र मिला क्योंकि रेगुलेटर ने, आरबीआई ने जेएम फाइनेंशियल पर कार्रवाई की। जेएम फाइनेंशियल को आईपीओ फाइनेंसिंग से रोक दिया गया और एनसीडी की फाइनेंसिंग से रोक दिया गया। अब आप पिछले एक साल के अंदर जो भारत में 300 गुना, 400 गुना, 200 गुना सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओज हैं, उनकी तस्वीरें याद करें, उनकी खबरें याद करें और उनकी लिस्टिंग याद करें और फिर देखें कि क्या भारत के आईपीओ में सचमुच ऐसा ही चल रहा था जो आरबीआई ने पकड़ा है। जेएम फाइनेंशियल पर जो कार्रवाई की गई इस वजह से की गई कि जेएम फाइनेंशियल ने कुछ खास कस्टमर्स को कर्ज देकर आईपीओ और एनसीडी खरीदने के लिए प्रेरित किया था और उस कर्ज के जरिए आईपीओ में बिड की गई और उनकी जो कंप्लायंस के नियम थे, उनकी जो क्रेडिट की अंडरराइटिंग थी, वो बहुत साफ़ सुथरी और क्लियर नहीं थी। आरबीआई ने पाया कि जेएम फाइनेंशियल के पूरे कामकाज में जो इक्विटी फाइनेंसिंग, आईपीओ फाइनेंसिंग और एनसीडी फाइनेंसिंग है, उसमें गहरी खामियां हैं और ख़ासतौर से आईपीओ के मामले में, और उसके बाद इसे रोक दिया गया। हालांकि जेएम फाइनेंशियल के पूरे पोर्टफोलियो में आईपीओ फाइनेंसिंग का हिस्सा करीब 900 करोड़ रुपए है, 15,000 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो है। जेएम फाइनेंशियल का यह कहना है कि हाँ, आईपीओ फाइनेंसिंग करना या इक्विटी फाइनेंसिंग करना उनका पुराना काम है और वो इस कारोबार को कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है कुछ खास खातों में पैसे देकर उनसे आईपीओ खरीदवाने का, वो मुद्दा गंभीर होता दिखाई दे रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि केवल जेएम फाइनेंशियल नहीं, कई और भी एनबीएफसीज ने जो भी आईपीओ का बबल बना है, आईपीओ की जो फ्रेंजी दिखाई दी है, उसमें निवेशकों से को पैसे देकर बिड करवाए हैं, एप्लीकेशंस डलवाए हैं और उसके बाद उनके सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन बढ़ने के बाद अच्छी लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग के बाद उसके लिस्टिंग गैस लेकर निकल जाया जाता है। तो ये परिस्थिति अब जिसकी आशंका थी वो अब स्पष्ट होकर सामने आती दिखाई दे रही है। और रेगुलेटर के रडार में एक और कंपनी गोल्ड लोन को लेकर के काफ़ी पॉपुलर आईएफएल, इस पर भी सख्ती हुई है। आईएफएल में क्या खामियां जो है अभी हमें सामने नजर आ रही हैं? आईएफएल में और गंभीर चीज़ें पाई गई। आईएफएल के अंदर यह पाया गया कि आईएफएल गोल्ड लोन देती है, तो गोल्ड को मॉर्गेज करती है, गिरवी रखती है और उसके बदले लोन देती है। आरबीआई ने अपने ऑडिट में, अपनी जांच में पाया कि आईएफएल ने अपना जो अंडरलाइंग एसेट है, यानी गोल्ड है, जिस एसेट पर वो लोन दिया जाता है, उसके पोर्टफोलियो को ओवर वैल्यू किया था। उसकी कीमत ज़्यादा दिखाई थी क्योंकि उससे पोर्टफोलियो बड़ा दिखाई देता था। इसके अलावा अलग अलग ब्रांचेस में जहाँ जहाँ वो गोल्ड जमा किया गया और बाकी जो हिसाब किताब थे, उनमें कई डिस्क्रिपेंसीज थी, उनमें कई सारी गलतियाँ थी और ये ओवर वैल्यू इसलिए किया गया कि उस ओवर वैल्यू पर शायद ऑक्शनिंग की जा सके, क्योंकि गोल्ड लोन कंपनियां जब कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसका गोल्ड उसको ऑक्शन करती हैं, उसे बेचती हैं, तो इस ओवर वैल्यूएशन के कारण ऑक्शनिंग की जाए और इस पूरे मामले के कारण आईएफएल पर बेहद सख्त कार्रवाई हुई। उसका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो रोक दिया गया है, उसे गोल्ड लोन देने से रोक दिया गया है। अब चूंकि ये फॉर्मेट सब जगह है, कई और भी गोल्ड लोन कंपनियां हैं, सरकारी बैंक भी गोल्ड लोन देते हैं, कई प्राइवेट कंपनियां गोल्ड लोन दे रही हैं, तो हमें अब पूरे गोल्ड लोन बाजार में एक खास किस्म की बेचैनी और हलचल दिखाई दे रही है कि जो काम आईएफएल में हो रहा था वो अन्य कंपनियों में भी होने का शक है। अंजुमा जी, एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि रेगुलेटर हमारे देश में सो नहीं रहा है, वो एक्शन ले रहा है और हमने लगातार 3 एक्शन देखे, पेटीएम, आईएफएल और जेएम फाइनेंशियल। और भी कंपनियां लपेटे में आ सकती हैं क्या, जो भी केवाईसी से खिलवाड़ कर रही हैं? 3 क्यों, आप एचडीएफसी को भी शामिल करिए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा को भी शामिल करिए। एचडीएफसी के ऊपर भी एक्शन हुआ हाल में, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पे भी एक्शन हुआ। तो एक पूरी सीरीज़ है भारत में रेगुलेटर्स की तरफ से, खासतौर से आरबीआई की तरफ से। और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने हाल फिलहाल के दशकों में आरबीआई को इतना आक्रामक, इतना एग्रेसिव
पहली बार कब, आखिरी बार कब देखा था आरबीआई ने। और पूरा वैरायटी ऑफ एक्शंस हैं और अलग अलग जगह पर है, और वहाँ पर एक्शन हो रहे हैं जिन्हें हम लोग मनी सेंट्रल में लगातार बताते रहे हैं कि यहाँ कुछ है, ऐसा हो रहा था। आईपीओ में हमें लग रहा था, देखिए एक्शन हुआ, पेटीएम के कामकाज में तमाम सवाल पिछले कई सालों से उठ रहे थे, वो सामने निकलकर सामने आ गए। गोल्ड लोन को लेकर आरबीआई की अलग अलग रिपोर्ट्स इस बात की चेतावनी दे रही थी कि पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसके अलावा फिनटेक में जो चल रहा है वो आपके सामने है। तो अब जो क्लीनिंग है पूरे सिस्टम की, उसे बहुत सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। तो इसलिए मान सकते हैं आप कि बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो इसी तरीके के कारोबार में जुड़ी हैं, उनको भी चेतावनी हो सकती है किस्म की, या वहाँ से भी कुछ मामले खुलकर निकल सकते हैं। पर 4 बड़े हिस्से भारत के बीएफएसआई सेक्टर में चुनौतीपूर्ण ढंग से निकलकर सामने आए हैं, जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि या तो हम बैंक के कस्टमर हैं बीएफएसआई के, या बीएफएसआई के इन्वेस्टर हैं, या हम बीएफएसआई की कोई सेवाएँ लेते हैं। पहली चीज़ ये कि भारत में जो क्रांति, पूरी की पूरी क्रांति केवाईसी के ईजी होने से आई थी, ऑटोमेटिक केवाईसी होने से, आधार का डेटाबेस बनने से, उस क्रांति में अब कई सारी खामियां पाई गई हैं। कंप्लायंस की दृष्टि से भारत का केवाईसी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है, केवाईसी सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। उदाहरण यह है कि भारत की एक कंपनी पेटीएम को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ही पा लिया गया, उसके ऊपर एफआईयू ने जुर्माना लगाया उसके संचालनों को लेकर। तो पहली चीज़ तो केवाईसी के काम का, केवाईसी को लेकर और गहरी चुनौतियां हैं। दूसरा, फिनटेक कंपनियों के कंप्लायंस और गवर्नेंस को लेकर चुनौतियां हैं, उनसे कुछ किसी चीज़ के लिए उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, कोई दूसरा काम वो कर रही हैं। और तीसरा हिस्सा हमें आईपीओ के तौर पर दिखाई दिया, और चौथा गोल्ड लोन में। तो 4 ऐसे सेक्टर हैं जिन 4 सेक्टर्स में अब कई सारी उलझनें और समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में हमें लगता है यहाँ कुछ और सफाई, कुछ और कार्रवाइयाँ हो सकती हैं।